गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बॉडी मैकेनिज्म। द एफिशिएंट कोऑर्डिनेटेड एंड सेफ यूज़ ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस मोशन एंड मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो क्या है बॉडी मैकेनिज्म? क्या है? द एफिशिएंट और कोऑर्डिनेटेड हमारा जो बॉडी मूवमेंट जो रहता है वो क्या रहता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहता है। और सेफ यूज़ द बॉडी प्रोड्यूस मोशन एंड मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो क्या कर रहा है हमारा जो बॉडी मोबिलिटी है, इसका डेफिनेशन ये बोल रहा है जो हमारा बॉडी मोबिलिटी वो कैसा होना चाहिए, इफ़िशिएंट। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो इफ़िशिएंटली और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। सेफ यूज़ ऑफ बॉडी प्रोड्यूस मोशन, मतलब सेफ यूज़ बोलने से हमारा जो बॉडी है वो उसमें मोशन, उसमें मूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारी उससे हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन को हार्म ना हो। और मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द एक्टिविटी, और हमको एक्टिविटी के समय हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखना है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब कभी आप अपने दोनों हाथ का यूज़ करते हो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, जैसे आप ले लेते हैं 2 बाल्टी आपने उठाया है, एक हाथ में आपने भारी बाल्टी उठाया है, एक साइड में आपने थोड़ी हल्की बाल्टी उठाया है, तो उस समय जो आपकी जो आपका बैलेंस रहता है, आपकी बॉडी का जो बैलेंस रहता है वो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी एक साइड ज़्यादा झुक जाती है जिधर आपने हैवी बाल्टी उठाया हुआ है। या फिर आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब कभी आप अपनी बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं रखते, मतलब काम करते समय अपने बॉडी का पोस्चर ठीक से नहीं रखते हैं, जैसे सोते समय पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं या बैठते समय अपने बॉडी का पोस्चर नहीं ठीक रखते हैं, तो कभी कभी आपकी बॉडी में क्या होता है, पेन होने लगता है। या फिर आप दूसरे साइड देख लेते हैं कि जब कभी आप अपने बैक को सपोर्ट करके बैठते हैं या आपने जब भी आप सोए हुए हैं या तो आपने सही हाइट का पिलो यूज़ किया है, तो क्या होता है उस समय में आपका जो बॉडी अलाइनमेंट रहता है वो ठीक रहता है। अदरवाइज़ क्या होता है, वो फिर पेन होने लगता है बॉडी में। तो ये होता है हमारा नॉर्मल मोबिलिटी और इमोबिलिटी। ठीक है, नॉर्मल मोबिलिटी से क्या होता है, हमारा जो बॉडी पोस्चर रहता है वो मेंटेन रहता है, और क्या रहता है, हमारा जो बॉडी है वो उसमें जो मूवमेंट होता है वो अच्छा मूवमेंट होता है, मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। अदरवाइज़ क्या हो जाता है उसमें, फिर बॉडी मूवमेंट में क्या होता है, फिर हमको पेन फील होने लगता है अगर हमने काम करते समय अपना बॉडी का गैस्चर पोस्चर ठीक नहीं रखा तो। फिर मेजर पर्पस क्या है, तो फैसिलिटेट सेफ और एफिशिएंट यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ मसल्स। तो हमारे बॉडी में हर एक मसल, जो जितने भी मसल्स है, सब मसल्स का अलग अलग काम है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए हमारे अलग मसल्स काम करते हैं, इन्हेलेशन के अलग अलग मसल्स काम करते हैं, एक्सपिरेशन के लिए अलग मसल्स काम करते हैं। जब कभी आप अपने किसी हैवी ऑब्जेक्ट को अपने साइड खींचते हो तो उसके लिए आपके ट्राइसेप्स काम करते हैं, बाइसेप्स काम करते हैं, और जब कभी आप किसी चीज़ को ढकेलते हो तो आपको उस समय ट्राइसेप्स काम करते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके मसल्स होते हैं, बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, बॉडी मोबिलिटी सही रखने का पर्पस क्या है, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारे मसल्स का क्या कर सकें, सही प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें, और सेफ तरीके से उसको इफ़िशिएंटली हम लोग क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अगर हम इसे प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते हमारे बॉडी मसल्स का मूवमेंट के समय, तो फिर हमको क्या होता है, हमारे बॉडी में फिर पेन होने लगता है। तो 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं हमारे मोबिलिटी के, बॉडी अलाइनमेंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन रिलेशन टू ईच अदर। तो हमारा जो बॉडी है, सारे बॉडी में क्या है, हमारे मसल्स हैं, और सारे मसल्स जो रहते हैं वो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट में हैं। सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। कोई मसल्स किसी चीज़ को खींचने का काम करता है, कोई मसल्स ढकेलने का काम करता है, कोई मसल्स हमारे बैठने में हेल्प करते हैं, कोई मसल्स हमारे खड़े होने में हेल्प करते हैं, कोई मसल्स जो रहते हैं हमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करते हैं, कोई मसल्स है जो हमें सिटिंग में हेल्प करते हैं, कोई मसल्स है जो हमें लॉन्ग टाइम तक खड़े रहने के लिए हेल्प करते हैं, और बहुत सारे जो मसल्स रहते हैं वो हमको क्या करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट में हमको क्या करते हैं, हमें प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जितने सारे मसल्स रहते हैं सबके अलग अलग काम है। तो हमारा क्या होना चाहिए, एलिमेंट यहाँ पर 3 बेसिक एलिमेंट में देखेंगे। बॉडी अलाइनमेंट, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट बॉडी पार्ट इन रिलेशन टू ईच अदर। सेकंड देखेंगे बैलेंस, स्टेट ऑफ इक्विपोइज का मतलब दिया हुआ है इक्विलिब्रियम इन विच अपोजिंग फोर्स कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर। तो सारे चीज़ों का क्या रहता है, एक अपोजिट
फोर्स रहता है, जैसे कि जो हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग बना के रखता है। तो ये क्या होती है, स्टेबिलिटी। जैसे कि जब हमारे दौड़ने के लिए अलग मसल्स काम करते हैं, तो हमें रुक जाने के लिए भी हमारे अलग मसल्स काम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत से मसल्स हैं जो हम, जैसे कि मैंने बोला कि एक मसल्स जो रहेंगे, बाइसेप्स जो रहेंगे, वो किसी चीज़ को खींचने का काम करेंगे, तो ट्राइसेप्स उस चीज़ को ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल स्टेबिलिटी है। एक ही मसल्स यहाँ पर दो काम नहीं कर रहा है। और जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है मसल्स का, वो क्या करते हैं, अपने अपने अरेंजमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ द मस्कुलोस्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम एज वेल एज जॉइंट मोबिलिटी। तो कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट में बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ मस्कुलोस्केलेटन, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटन हमारे जो मसल्स हैं उसका इंटीग्रेटेड फंक्शन और नर्वस सिस्टम एज वेल एज जॉइंट मोबिलिटी के लिए सारे क्या है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बोला, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ इट्स मास। इन ह्यूमन इट इज एट द सेंटर ऑफ पेल्विक अबाउट द मिड वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द सिम्फेसिस प्यूबिस। तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमारा क्या है, हमारा पेल्विक मसल है। हमारा जब कभी हम लोग किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो हमें कहाँ पर जो रहता है सबसे ज़्यादा, हमको जो फोर्स हमारे बॉडी में लग रहा है वो हमारे क्या है, हमारे सेंटर पे लगता है। तो हमारे सेंटर पे क्या आता है, हमारा पेल्विक फ्लोर आता है, हमारा पेल्विक मसल्स आता है। जब कभी आप देखेंगे कि जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाते हैं, ठीक है। जब आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, जब वो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, हैवी चीज़ों को उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाते हैं, मतलब वो थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा फोर्स लगाते हैं, फिर किसी चीज़ को उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाते हैं और सीधे उठा लेते हैं। अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना बनाएंगे और किसी भी चीज़ को अचानक से उठा लेंगे, तो क्या होगा, उनके मसल्स में इंजरी हो सकती है और उन्हें बहुत सीवियर अमाउंट में पेन हो सकता है। तो जब हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी बॉडी का मेंटेन करना होता है, उसे बनाना होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ में सही बॉडी पोस्चर करके, बॉडी अलाइनमेंट हमारा सही करके हम क्या करते हैं, फिर उस चीज़ को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज़ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर हम वर्टिकल लाइन से देखेंगे तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, हमारा पेल्विक मसल्स और पेल्विक फ्लोर है, जो हमारे बॉडी में सेंटर में आता है। द बेस सपोर्ट ऑफ फाउंडेशन इज प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है वो हमारा बेस सपोर्ट है और हमारे बॉडी का फाउंडेशन है, और हमारे हर पर्सन को ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर प्रिंसिपल क्या है बॉडी मैकेनिक्स का, तो पहले क्या है, स्प्रेड योर फीट अपार्ट टू प्रोवाइड अ वाइड बेस टू सपोर्ट। तो हमको क्या करना है, जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो हमको क्या करना है, अपने दोनों पैर को थोड़ा फैलाना है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, क्या बोल रहा है, प्रोवाइड अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। हमको क्या, जिससे अगर हम आप ही खुद ये नोटिस करिए, जब कभी आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, तो अगर आप अपने दोनों पैरों को बीच में रखें, एक साथ जोड़ के रखें, तो उतना ही आप दम नहीं लगा पाएंगे जितना आप अपने पैरों को फैला करके उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने बॉडी अलाइनमेंट को ठीक रखने के लिए और हम अपने मसल्स इंजरी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब कभी हमको क्या करना है, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना, तो दोनों पैरों को फैलाना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना है, देन हमको क्या करना है, उस चीज़ को लिफ्ट करना है। प्लेस योर फीट अप्रोप्रिएटली इन द डायरेक्शन इन विच द मूवमेंट ऑकर, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में हमको उठाना है उस साइड हमारा फीट होना चाहिए। कीप ऑब्जेक्ट टू बी मूव क्लोज टू द बॉडी। और हम अगर, जैसे आप देख लीजिए, अगर आपको किसी भारी चीज़ को उठाना है तो आप उसको अगर अपनी बॉडी से दूर उठाएंगे तो आपको उस समय थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को उठाने के लिए। पर अगर आप उस चीज़ के पास खड़े हो जाएंगे तो आपको किसी चीज़ को उठाने के लिए कम मेहनत करना पड़ेगा। फिर डी बोल रहे हैं, पुश पुल रोल और स्लाइड ऑब्जेक्ट रादर देन लिफ्टिंग दैम व्हेन एवर पॉसिबल। तो इससे अच्छा है कि आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाएं, उससे अच्छा है कि आप उसको पुश कर लें
या तो ढकेल दें, या तो खींच लें, या तो रोल कर लें, या तो स्लाइड कर दें, इसके बजाय कि आप उसको उठाएं किसी हैवी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उठाने से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बैक इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर ई बोल रहा है व्हेन पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट यूज द बॉडी वेट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब कभी आप हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने बॉडी वेट को उस ऑब्जेक्ट के, आपका जो बॉडी वेट है वो उस ऑब्जेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पार्ट में आता है, ठीक है। पर जब कभी आप उसको उठा लेते हैं तो आपकी बॉडी वेट से ज़्यादा उसका वेट हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, आपको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अवॉइड ट्विस्टिंग द स्पाइन बाय पुशिंग और रोलिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अवे फ्रॉम और टुवर्ड द बॉडी एंड स्क्वायरली फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो जब कभी आप किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो आपको अपने बॉडी को ट्विस्ट करने से अच्छा है कि आप जिस साइड पुश पुल कर रहे हैं उस साइड ही अपने बॉडी का डायरेक्शन रख लें, ठीक है। When lifting object, distribute the weight between large muscles of legs and arm। तो जब बोल रहा है कि जब कभी आप हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो आपका जो वेट, जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लार्ज मसल्स में आपके मतलब लेग्स के आपके लार्ज मसल्स और आर्म्स के लार्ज मसल्स में उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अदर स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट बैक इंजरी। तो आपको जब कभी आप हॉस्पिटल एरिया में पोस्टेड हो तो आपको क्या करना है, हाई हील नहीं पहनना है, लो हील पहनना है। लो हील पहनने से क्या होता है, आपका जो फुट है वो क्या होता है, ज़मीन से अच्छा सपोर्ट बनाता है। वे स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप लंबे समय तक खड़े हैं तो ओकेजनली फ्लेक्स वन हिप एंड नी एंड रेस्ट योर फुट ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ़ पॉसिबल। तो जब कभी ऐसा ज़रूरत पड़ा कि आप लंबे समय तक खड़े रहना पड़ रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े समय में अपने नी को और अपने हिप को क्या करना है, फ्लेक्स करना है और फुट को रेस्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट में, अगर पॉसिबल हो तो। हम आपको दिखाएंगे आगे में डायग्राम में कि आपको कैसे इस चीज़ को करना है। सिट विथ नी स्लाइटली हायर देन हिप्स, ठीक है। तो आपको ऐसे बैठना है कि आपका जो नी है वो क्या हो, स्लाइटली हायर रहे आपके हिप से। जब कभी आप देखेंगे कि आप कभी सोफे पे बैठते हैं और उस नीचे में थोड़ा स्टूल रख लेते हैं तो क्या होता है, आपको ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके जगह अगर आप सोफे में बैठ रहे हैं और नीचे में अगर स्टूल ना रखा हो, छोटा सा स्टूल, तो आपको ज़्यादा उतना रिलीफ नहीं मिलता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, इंक्लूड एक्सरसाइज टू स्ट्रेथन द पेल्विक, एब्डोमिनल और लंबर मसल्स। क्योंकि हम एक नर्स हैं और हमें लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। स्लीप ऑन अ फर्म मैट्रेस, और हमको किस मैट्रेस में, थोड़ा फर्म मैट्रेस पे हमको क्या करना है, हमेशा सोना है। तो देखिए यहाँ पर पुअर बॉडी मैकेनिज्म ये बोल रहा है, जैसे इसने ऑब्जेक्ट को, ये आप इसको उठाते देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट, तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर में है, ठीक है, और ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट झुक गया है। तो ऐसे अगर ऐसे वो आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाएगा तो क्या हो रहा है, उसका जो सबसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका पेल्विक फ्लोर, तो अगर ऐसे उठाने से उसको क्या हो सकता है, बैक इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं और उसको सीवियर अमाउंट में बैक पेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक लड़की खड़ी है, वो लंबे समय तक खड़ी है, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि वो खड़ी है पर अपने पैर को थोड़ा सपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो ये सही अलाइनमेंट है राइट साइड वाला। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में कोई लड़की खड़ी है और वो कैसे झुक करके अपना किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठा रही है। तो ऐसे में क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो बैक इंजरी, बैक मसल्स हैं उसमें इंजरी आ जाए। तो इसकी जगह, झुकने की जगह आप क्या करें, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आप थोड़ा बैठ जाएं, फिर आप अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करें और उस ऑब्जेक्ट के साथ धीरे से उठें। फिर हैवी ऑब्जेक्ट को पकड़ने का तरीका देखिए, तो वो अपने हाथ से दूर रख करके उस ऑब्जेक्ट को पकड़ी है। तो ऐसे में क्या है, उसको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। इसकी जगह है कि आप उसको बॉडी के करीब ला करके किसी भी चीज़ को पकड़े। अब देखिए एक लड़की है जो टेबल पे ऐसे टिक के खड़ी है। हमें ऐसा भी नहीं करना है, जब कभी हमको रेस्ट करना है टेबल पे तो हम अपना बॉडी अलाइनमेंट ऐसे राइट हैंड साइड पे जो सबसे नीचे में जो लड़की दिख रही है उस टाइप से हम अपना बॉडी अलाइनमेंट क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं।
फिर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू पुअर बॉडी मैकेनिज्म में तो मसल फटीग होगा, जॉइंट स्ट्रेन होगा, लोअर बैक इंजरी हो सकता है, मोस्ट कॉमन इंजरी अमंग द नर्सेस, क्योंकि देखा आपने कि किस तरीके से अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट नहीं उठा रहे हैं तो फिर भी से हमें बहुत सारी मशीन्स और पेशेंट को पोजीशन दिलाने के लिए बहुत बार हमें क्या करना रहता है कि पेशेंट का अकेले ही पोजीशन दिलाना, अगर हमारे साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि नर्सेज को बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो लोग बैक इंजरी से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। फिर रिपीटेटिव मोशन इंजरी भी हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि स्टैंडिंग आपको कैसे स्टैंड होना है। तो जब कभी आप दीवार के सारे स्टैंड होते हैं तो आपका बैक और आपका जो हेड है वो दीवार से टच होना चाहिए, वो करेक्ट है। फिर आप देखिए राइट हैंड साइड पे जो खड़ी है लड़की, उसका बैक जो है वो दीवार से सपोर्ट ले रहा है, पर उसका सिर जो है, हेड जो है वो सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। फिर आप देख सकते हैं बी में कि जब जब कोई बैठी है सिटिंग, हमें कैसे बैठना है। तो बैठते समय या तो हम अपने पैरों को क्रॉस कर सकते हैं, या बैठते समय अपने पैरों के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा स्टूल यूज़ कर सकते हैं। ये सारे करेक्ट पोजीशन है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप देखिए कि कोई बैठी है सोफे पे, वो अपने बैक को रेस्ट तो दे रही है पर उसका जो लेग है वो फ्लोर से टच हो रहा है। तो ये क्या है, हमको प्रॉपर वे में हमको कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, इसलिए ये इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद हमारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो साइड रेल में होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए, ये सारे पोजीशन में होने चाहिए। हमें हाई पिलो लेने की ज़रूरत नहीं है। हाई पिलो लेने से हमारा जो स्पाइन जो रहता है, स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व रहता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हमको बैक इंजरी हो सकती है या बैक पेन हो सकता है। तो हमें हाई पिलो नहीं लेना है, हमें प्रोन पोजीशन में भी नहीं सोना चाहिए। ये भी देख सकते हैं लिफ्टिंग करते समय कि डी में उसने एक हैवी ऑब्जेक्ट को उठाया है, फिर बॉडी मेंटेन किया है, फिर उसके बाद वो उसको खड़े पकड़ के चलने लगी है, ठीक है। पर आप देख सकते हैं दूसरे बी राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि उसने हैवी ऑब्जेक्ट को उठाया है, फिर वो खड़ी हो गई है। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को वो उठाएगी तो उसको बैक इंजरी हो सकता है, ठीक है। फिर वो अपने से दूर सामान को लेकर के चलेगी तो उसको और ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ई में देखिएगा कि उसने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया है, अपने बॉडी के पास रखा है, उसको लेकर के चलेगी तो वो इजीली चल सकती, पर उस ऑब्जेक्ट को वो अपने बॉडी से दूर रखेगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भारी है, तो उसको चलने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद करेक्ट एफ में देखिए कि जब कभी हम हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो हम सामने साइड थोड़ा झुक जाते हैं, पर अगर हमको बैक राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि जो लड़की है वो स्ट्रेट खड़ी है और हैवी ऑब्जेक्ट को उठाई है, तो ऐसे में क्या होता है, बैक इंजरी होगा और हमको बैक पेन हो सकता है। ये सारे चीज़ आप देख लीजिए, सारे डायग्राम है करेक्ट मोबिलिटी के। इसमें से जो राइट हैंड साइड में है वो इनकरेक्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो करेक्ट है। So student, your today class is over. स्टूडेंट आज हम इसका कॉम्प्लिकेशन भी देख लेते हैं, इसकी मोबिलिटी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो मैंने जो आपको बेड सोर का जो नोट्स बताया है, जो मैंने आपसे पहले शेयर कर लिया है, तो इसी में इसका कॉम्प्लिकेशन आप देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, उसको प्रेशर अल्सर होंगे। तो जो प्रेशर अल्सर्स होते हैं वो क्या होता है, बेड सोर ही होता है, और वहाँ पर जहाँ पर भी प्रेशर अल्सर होगा वहाँ पर ब्लड सप्लाई, वहाँ पर का जो स्किन रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर की स्किन, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए वहाँ पर का स्किन जो रहेगा वो इश्चेमिक हो जाएगा। इश्चेमिक मतलब हो जाएगा वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है, माल न्यूट्रिशन के कारण होता है, इमोबिलिटी के कारण होता है, अगर स्किन वेट है तब होगा, और कॉम्प्रोमाइज अगर किसी का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तब होगा, और कॉम्प्रोमाइज पेरिफेरल सर्कुलेशन है तब भी होने की चांसेस हैं। तो प्रेशर अल्सर का स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, रेडनेस होता है ऑफ इंटैक्ट स्किन, देख सकते हैं आप। सेकंड स्टेज में होता है एब्रेशन,
क्रेटर एंड द ब्लिस्टर अल्सर इज शैलो। ठीक है, वहाँ पर छेला छेला सा दिखेगा, ये सेकंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज होता है एक्सटेंडिंग डाउन टू फेशिया डीप क्रेटर एंड पॉसिबल विद द ड्रेनेज। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज होता है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाता है, हमारा अपर टिश्यू डैमेज होता है। सेकेंड स्टेज में हमारा एब्रेशन दिखता है और हमारा डर्मिस डैमेज होता है। थर्ड में क्या हो जाता है, सबक्यूटेनियस तक डैमेज होता है और हमारा वो फेशिया तक पहुंच सकता है। और क्या हो जाता है, वहाँ पर जो भी घाव बनता है उसमें से पस जो रहता है, ड्रेनेज जो रहता है वो निकलने लगता है। फोर्थ स्टेज में इस टाइप का घाव दिखता है, जो वुंड रहता है प्रेशर सोर, वो इस टाइप का दिखता है। डैमेज टू मसल बोन टेंडन, तो ये जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर अल्सर रहेगा वो क्या चीज़ डैमेज करेगा, मसल्स को डैमेज करेगा, बोन को, टेंडन्स को, जॉइंट्स को, और स्मॉल और लार्ज सरफेस ऑफ वुंड हो जाएगा। बट विथ एक्सटेंसिव टनल एंड फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, इसमें से डिस्चार्ज होगा वो क्या रहेगा, फॉल स्मेलिंग होगा। फिर हमको क्या करना है, इसके लिए नर्सिंग क्या क्या प्रोसीजर करना है, तो हमको क्या करना है, पेशेंट को एवरी 2 आवर में इसको पोजीशन देना है और पेशेंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है। अगर पेशेंट का जो स्टेज है, पेशेंट के मतलब जो प्रेशर असर है उसके हिसाब से हमको पेशेंट को पोजीशन करना, मूवमेंट करना है। ठीक है, तो वो जो प्रेशर सो रहता है उसके लिए कौन सा स्केल का यूज़ किया जाता है, मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो हम कौन से स्केल का यूज़ करते हैं, तो ब्रेडन स्केल का यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से, उस स्केल के हिसाब से अगर पेशेंट को कैटेगरी 4 का है प्रेशर असर, तो हम उसको व्हील चेयर में शिफ्ट करेंगे। कैटेगरी 5 और 6 का है तो हम उसको साइड टू साइड पोजीशन शिफ्ट करेंगे। अगर कैटेगरी 7 तक है तो हम उसको क्या करेंगे, व्हील चेयर में पुशअप करेंगे फॉर रेगुलर प्रेशर रिलीफ के लिए। हम क्या करेंगे, उसको कार्बोहाइड्रेट देंगे, फ्रूट देंगे, विटामिन सी देंगे, जिंक देंगे और एयर मैट्रेस देंगे, फ्लोटेशन पैड देंगे, एल्बो हील पैड देंगे और क्या करेंगे, हम उसको रबर रिंग देंगे और प्रोटेक्ट करेंगे उसको इन्फेक्शन से। और क्या करेंगे, उसकी स्किन को रेगुलर वॉश करेंगे, ड्राई रखेंगे इसके स्किन को और हमेशा उसकी स्किन को क्लीन करेंगे। उसका जो बिस्तर रहेगा वो रिंकल फ्री होना चाहिए। और हमको क्या करना है, सर्कुलेशन वहाँ पर जहाँ पर भी स्किन बेडसोर हुआ है वहाँ पर सर्कुलेशन क्या रहेगा, कम हो जाएगा। तो हमको वहाँ पर के स्किन को क्या करना है, मसाज करना है, लोशन से मसाज करना है। और जो डेब्रिस रहेंगे उसका हमको क्या करना है, प्रॉपर केयर करना है, ड्रेसिंग करना है, ताकि वहाँ के जो भी डेड टिश्यू हो वो हमारे ड्रेसिंग के थ्रू निकल जाए और हम वहाँ पर नए टिश्यू का ग्रोथ हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बैक केयर दिया, देख लिया हमने बैक केयर का प्रोसीजर। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, उसको प्रेशर सोर के लिए प्रोसीजर हमको आगे प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने के लिए हमको आगे प्रोसीजर करना है।